वेलकम स्टूडेंट्स। आज की माइक्रोबायोलॉजी क्लास में हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में और यहाँ हम बैक्टीरियोफेज से जुड़ी हुई कुछ सामान्य जानकारियाँ जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज जो हैं वो एक प्रकार के वायरस हैं और इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है इनका अर्थ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बैक्टीरियोफेज, या हम हिंदी में बोले तो जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी से तात्पर्य ऐसे विषाणुओं से है जो जीवाणुओं का एक तरीके से हम कह सकते हैं साधारण भाषा में कि भक्षण करते हैं, जीवाणु भोजी कहलाते हैं या बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। क्योंकि ये जो है बैक्टीरियोफेज विषाणु हैं वो जीवाणुओं के एक तरीके से हम कह सकते हैं उनको संक्रमित करते हैं, उनको नष्ट करते हैं, उनके माध्यम से अपनी पुनरावृत्ति करते हैं। तो चूंकि विषाणु जो है दूसरी जीवित कोशिकाओं में रहते हैं तो उनमें से एक जीवित कोशिका जीवाणु भी है। तो ऐसे में ये जो बैक्टीरियोफेज है ऐसे विषाणु हैं जो जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं, उनको अपना शिकार बनाते हैं, उनका भक्षण करते हैं, जीवाणु भोजी कहलाते हैं। इन बैक्टीरियोफेज की हम अगर खोज की बात करें तो इन बैक्टीरियोफेज की जो खोज है वो दो वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी जिनका नाम है टॉर्ट और डी हेरल। टॉर्ट और डी हेरल नाम वैज्ञानिकों ने के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने इनकी खोज की थी। जीवाणु भोजियों को उन्होंने पहचाना था जब वो जीवाणुओं पर कार्य कर रहे थे। अब ये जो बैक्टीरियोफेज है इनकी अगर हम सामान्य सी संरचना देखें तो वो कुछ इस तरीके की होती है जिसमें सिर, कॉलर, पूंछ तीन भागों में ये जो है डिवाइड रहता है और इससे पूंछ वाले भाग से जो है ये टेल फाइबर या पुच्छे तंतु निकले हुए होते हैं। यहाँ पर हम इन बैक्टीरियोफेज के बारे में इनके जो प्रकार हैं, इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज हैं, उनके बारे में जो है जानेंगे। तो खोज के बारे में हम बात कर चुके हैं और साथ ही साथ जीवाणु से भोजी जो है आप सभी जानते हैं कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, अविकल्पी परजीवी हैं, अर्थात इनके पास किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है जीवाणुओं के सिवाय। ये जो जीवाणु भोजी हैं वो जीवाणु कोशिका के ऊपर ही परजीवी होते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम कह सकते हैं कि अपना एक तरीके से जो उनका लाइफ साइकिल है या अपनी पुनरावृत्ति करते हैं इन्हीं के माध्यम से। और ये प्रकृति में जहाँ जहाँ पर जीवाणु पाए जाते हैं वहाँ वहाँ पर ये बैक्टीरियोफेज जो है वो अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं, क्योंकि जहाँ जीवाणु मौजूद होगा वहाँ पर बैक्टीरियोफेज भी होंगे। कुल मिलाकर के बैक्टीरियोफेज जो है वो जीवाणुओं को एक तरीके से संक्रमित करते हैं। गंगा नदी के जल की अगर हम बात करें तो उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि यहाँ का जो पानी है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। तो उसके पीछे भी वजह जो है वो यही दी जाती है कि वहाँ के पानी में जो है वो बैक्टीरियोफेज मौजूद हैं। ऐसे में वो जो है जीवाणुओं का भक्षण कर लेते हैं जिसके कारण जो पानी है वो जल्दी से खराब नहीं होता है। अब हम इनके बारे में एक सामान्य सी जानकारी चूंकि जान चुके हैं, आपको स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया गया है कि इस तरीके की इनकी जो है छोटी एक तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होती है। और अब हम जानकारी कर लेते हैं कि क्या इनके जो है एक तरीके से प्रकार हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेज, अर्थात विभोजियों के प्रकार। तो ये जो विभोजी हैं वो जो है हम दो प्रकार से इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो जो है बात करेंगे सबसे पहले हम टी फेजेज की। तो जो टी फेजेज है, यहाँ टी का मतलब टाइप से है। इन प्रकार के जो विभोजी हैं टी टाइप्स के उनको टी से 1 से लेकर के T7 तक हम डिवाइड करते हैं। कई प्रकार के जो है ये होते हैं, इनको जो नाम दिया गया है वो केवल T1, T2, T3 इस तरीके से हम निरूपित कर देते हैं इनको, क्योंकि टी का मतलब जो है वो टाइप से है। इस प्रकार के अगर हम टी फेजेज को देखें तो इनको हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से पहला है हमारा टी इवन फेजेज। टी इवन फेजेज या जिनको हम टी सम विभोजी कहते हैं, ये ऐसे विभोजी हैं जिनका एक तरीके से कहें कि ये सम संख्या वाले हैं, जैसे कि T2, T4, T6। इन विभोजियों के अंदर जो है आनुवांशिक रूप से अगर हम देखें, सीरमीय रूप से देखें तो जो है समानता पाई जाती है इनके जेनेटिक मटेरियल और इस तरीके से जो और चीजें हैं
उनमें भी जो है समानता हमें देखने को मिलती है। संरचना की अगर देखें हम तो इनकी संरचना कुछ इस तरीके की होती है और इनमें एक संकुचनशील पूंछ पाई जाती है और साथ ही साथ इनका जो सिर है वो प्रिज्माव आकृति का शरीर में जो है हमें देखने को मिलेगा। और ये जो है वायरस के ऊपर जब संक्रमित करते हैं तो अपना जो डीएनए है वो उसके अंदर प्रविष्ट करा देते हैं। अब हम बात करेंगे टी ऑड फेजेज की, या जो एक तरीके से कह सकते हैं कि टी विषमभोजी हैं। इसमें हम शामिल करते हैं जैसे कि T3, T7 इन सभी को। इनमें भी जो है इनके टी इवन फेजेज की भांति संकुचनशील पुच्छ विद्यमान होती है, साथ ही साथ इसमें टेल फाइबर पाए जाते हैं। हालांकि इनमें जो सिर की संरचना है वो थोड़ी सी षटकोणीय टाइप की होती है और ये जो है इनकी तुलना में थोड़े से कम वायलेंट होते हैं। जो T1 फेज हैं वो ज़्यादा वायलेंट होते हैं। T5 फेज की बात करें तो ये जो है थोड़े से इनसे अलग हैं उपरोक्त दोनों से। T5 जो फेजेज हैं इनमें भी जो है हमें इसी तरीके की पूंछ देखने को मिलती है। सिर में जो है थोड़ी सी वेरिएशन हमें यहाँ देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रकार जो कि है टेम्परेट एंड वायरलेस फेजेज, वायलेंट फेजेज। टेम्परेट जिनको हम एक तरीके से अनुग्र प्रभेद कहते हैं और ये जो वाले हैं दूसरे इनको हम उग्र प्रभेद कहते हैं। ये उग्र और अनुग्र जो प्रकार हैं बैक्टीरियोफेज के वो दिए गए हैं बैक्टीरिया के साथ इनकी पारस्परिक क्रिया किस तरीके की होती है उसके आधार पर। क्योंकि एक तो विषाणु ऐसे हैं, ऐसे बैक्टीरियोफेज हैं जो जीवाणु कोशिका को तुरंत ही समाप्त कर देते हैं तो वो वायलेंट कहलाते हैं। दूसरे ऐसे हैं जो कि उसको नष्ट नहीं करते वरन उसके साथ या उसके डीएनए के साथ में अपनी डीएनए की भी पुनरावृत्ति करते रहते हैं। आपको यह जानकारी सभी को है ही कि बैक्टीरियोफेज के अंदर अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पाया जाता है डीएनए। डीएनए जो है इनके अंदर मौजूद रहता है और यह डीएनए ही जो है इनका आनुवांशिक पदार्थ है। लगभग सभी बैक्टीरियोफेज में जो है डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है और यह प्रोटीन से बने कोट के अंदर विद्यमान रहता है कोर के रूप में और ये प्रोटीन का जो आवरण है वो कहलाता है कैप्सिड। आपको जब हम संरचना बता रहे थे टीएमवी की तो उसमें भी आपको बताया था कि किस तरीके से जो है कैप्सिड पाई जाती है और उसके अंदर वहां पर आरएनए मौजूद रहता है। तो यहाँ पर जो है हमें डीएनए देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन फेजों की। तो ये जो टेम्परेट और वायलेंट फेजन को हम तीन प्रकार से भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इसमें जो एक तो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फेजेज या बाह्य कोशिकीय बैक्टीरियोफेज या विषाणु या विलियन। ये जो है हम एक जो पूरा एक तरीके से कहेंगे जो बैक्टीरियोफेज है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल साथ ही साथ उसका कैप्सिड जो पूरा मौजूद है उसको हम कहते हैं बाह्य कोशिकीय एक्स्ट्रा सेलुलर विलियन कहते हैं। तो ये जो विषाणु है वो जो है आपका संक्रमण करने में सक्षम होता है क्योंकि पूरी तरीके से वो पूरा विषाणु है एक और कोशिका के बाहर मौजूद है। जैसे कि हम ये जीवाणु कोशिका बना रहे हैं तो ऐसे में इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फेजेज कहेंगे या बाह्य कोशिकीय विलियन इसको कह लेते हैं। बाह्य कोशिकीय वायरस इसको कह लेंगे, बाह्य कोशिकीय जीवाणु भोजी इसको कह देते हैं। दूसरा जो है प्रकार है इसका वो है हम कहें तो अनुग्र या टेम्परेट और तीसरा जो है वो हुआ वायलेंट या उग्र। अब दूसरी जो कंडीशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं टेम्परेट या अनुग्र प्रभेद की। तो अनुग्र प्रभेद में क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियोफेज है अपना जेनेटिक मटेरियल जब जीवाणु कोशिका के अंदर प्रविष्ट करा देता है तो ये जीवाणु कोशिका के अंदर प्रविष्ट हुआ इसका जेनेटिक मटेरियल जीवाणु कोशिका को नष्ट नहीं करता अर्थात ये बैक्टीरियोफेज जो होता है वो जीवाणु कोशिका को नष्ट नहीं करेगा। इसका जो खोल है वो बाहर रह जाएगा, जेनेटिक मटेरियल अंदर चला जाएगा और ये इस जीवाणु
गुणसूत्र के साथ में जुड़ जाएगा और लगातार अपनी पुनरावृत्ति जो है वो करता रहेगा। तो ऐसे में ऐसे प्रभेद जो लंबे समय तक जीवाणु कोशिका के साथ में बने रहते हैं, अर्थात इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, इनका जो डीएनए है वो जीवाणु के डीएनए के साथ में लगातार पुनरावृत्ति करता रहता है, तो ऐसे प्रभेदों को हम कहते हैं एवायलेंट या टेम्परेट, अनुग्र प्रभेद, क्योंकि ये उग्र नहीं है, ये जीवाणु कोशिका को नष्ट नहीं कर रहे हैं वरन उसके साथ खुद की पुनरावृत्ति करते हैं। और इनको हम दूसरा नाम लाइसोजेनिक भी देते हैं, क्योंकि ये जो है वो कोशिका का लयन नहीं करते हैं, तो ऐसे में इनको लाइसोजेनिक फेजेज भी इनको कहते हैं। और इस प्रकार का साइकिल हालांकि लाइसोजेनिक साइकिल कहलाता है। और ये जो बैक्टीरियोफेज हैं वो लंबे समय तक, कई पीढ़ियों तक जीवाणु कोशिका के साथ में बने रहते हैं। और तीसरे की हम बात कर रहे हैं वायलेंट की या लाइटिक वाले फेज की। तो वायलेंट या उग्र प्रभेद, जैसा कि इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि उग्र हैं और तुरंत ही जो है ये जीवाणु कोशिका को नष्ट करने में सक्षम हैं। तो जैसे ही ये इस जीवाणु कोशिका पर आक्रमण करते हैं, अपना डीएनए उसके अंदर छोड़ देते हैं और ये जो है डीएनए उस पूरी जीवाणु कोशिका को हाईजैक कर लेता है, उसके सिस्टम पर कह सकते हैं कि हम कब्जा कर लेता है और यह लगातार अपनी पुनरावृत्ति करता है, नए वीर्योन कणों को एक तरीके से कह सकते हैं कि संश्लेषित करता जीवाणु कोशिका को नष्ट कर देता है। तो ये जो बैक्टीरियोफेज है वो जीवाणु कोशिका को नष्ट कर देते हैं और इसीलिए कहलाते हैं ये वायलेंट या वायलेंट या उग्र बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। इसका साइकिल जो है लाइटिक भी कहते हैं, इनको हम लाइटिक बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। इन साइकिलों की हम बात भी करेंगे, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल्स की। तो इस प्रकार हमने जो है 3 प्रकार के देखे, एक तो संपूर्ण जो बैक्टीरियोफेज जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर कह रहे थे, एक वायलेंट और एक अवायलेंट। साथ ही साथ यहाँ हमने बात करी थी टी फेजेज की, T1 फेज, T8 फेज और साथ ही साथ T5 फेजेज की। और साथ मैंने जानकारी इस बैक्टीरियोफेज के बारे में आपको बता ही दिया कि बैक्टीरियोफेज जो है वो एक ऐसे विषाणु हैं जो बैक्टीरिया को भक्षण करते हैं। और इनकी अगर हम संरचना की बात करें तो हम संरचना की बात इसकी एक अलग वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको संक्षिप्त सी जानकारी मैं ये देना चाहूँगा कि बैक्टीरियोफेज के अंदर जो है एक सिर होता है जो कि कैप्सिड जिसको हम कहते हैं एक तरीके से, और बीच वाला भाग जो होता है वो इनका ये जो दिख रहा है हमें कॉलर के बाद में पुच्छ होता है, पुच्छ से जो है पुच्छ फाइबर लगे रहते हैं, टेल फाइबर जिनको हम कहते हैं, और इसकी सहायता से जीवाणु कोशिका से संलग्न हो जाते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।